So, good morning, class. Today we are starting with our new chapter, chapter number 8. How do organisms reproduce? Okay. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain a life of an individual organisms like the essential life processes such as nutrition, respiration, excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. Okay. Whatever the answer to the question, it is obvious that we notice organisms become because they reproduce. If there were to be only one non reproducing member of a particular kind, it is a doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. अभी जैसे चैप्टर की शुरुआत में क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो हमें जिंदा रहने के लिए राइट खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है, डाइजेशन ज़रूरी है, राइट, रेस्पिरेशन सांस का लेना ज़रूरी है, ट्रांसपीरेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर सोच विचारने की मैकेनिज़्म, ये सब हमको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर हम नहीं करते तो हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। प्लस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर हम करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी एनर्जी चाहिए उसमें, है ना। तो एनर्जी भी ख़त्म होती है जितने रिप्रोडक्शन करते हैं, जितनी बार रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे जैसे स्पीशीज बनाते हैं। तो क्यों रिप्रोडक्शन करना चाहिए हमें, जबकि वो तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो सांस लेना है ना, रेस्पिरेशन सांस लेना तो बहुत ज़रूरी है वरना मर जाएंगे, डाइजेशन बहुत ज़रूरी है वरना एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी को, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम तो ब्लड का तो पूरी बॉडी में फैलना ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई अगर नहीं किए तो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसकी स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज जो है, अगर देखो अगर मान लो कोई रिप्रोडक्शन में जाएगा ही नहीं, है ना, तो सबकी एक ना एक दिन तो डेथ होनी ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी के ऊपर फिर कोई मनुष्य नहीं बचेगा, जानवर पेड़ पौधे ही बचेंगे। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अभी देखो लोग जैसे टाइगर्स को शिकार करते हैं, टाइगर्स को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा है कि टाइगर वाला स्पीशीज़ जो है वो खतरे में आ गया, इसीलिए प्रोजेक्ट चलाना पड़ा, सेव द टाइगर, है ना। उसी तरह अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, राइट, तो जितने लोग हैं हम लोग चले जाएंगे, तो इस पृथ्वी के ऊपर फिर मनुष्य जाति का कुछ बचेगा नहीं। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, लेट हिम, थोड़ा लॉन्ग जाएगा ये डिस्कशन, कि इंसान जो है वो अपनी सहूलियत देखता है ना, और अपने विचारों से ही सृष्टि में फेरफार करता रहता है। अब जैसे ठंडी की सीज़न आ रही है तो जानवर कोई जैकेट ने, हीटर ने इस्तेमाल नहीं करते, नेचर में ऐसे ही खुले में सो जाते हैं जानवर, राइट।
लेकिन इंसान जो है वो ठंडी से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट्स और गर्मी अंदर हो इसके लिए ऐसा खाना खाता है, ऐसा ड्रिंक्स पीता है जिसकी वजह से शरीर गर्म रहे। एटमॉस्फेयर गर्म रखने के लिए एयर हीटर जनरेट कर लेगा, है ना। अगर गर्मी का मौसम है तो एसी चला लेगा, पंखा चला लेगा। ये सब प्रोसेस वो सृष्टि में जो मौसम चल रहा है वो अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। बाकी जितने भी जानवर हैं, है ना, पेड़ पौधे, वो कोई सृष्टि में चेंज नहीं लाते। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छा होगा, भगवान ने सृष्टि जो है इतनी बढ़िया बनाई है, इतनी खूबसूरत बनाई है, लेकिन इंसान अपनी सहूलियत की वजह से उसमें चेंज करते 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 उसको ख़राब कर दिया। अगर हम रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे हम सब इंसान लोग, राइट। तो पृथ्वी पर सिर्फ जानवर ही जानवर बचेंगे, पेड़ ही पेड़ बचेंगे। सोचो, एक भी पोल्यूशन नहीं होगा, ना नॉइस पोल्यूशन, ना सॉइल पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन, और दुनिया में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। नो बिग बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी इन्हें, सोचो। लेकिन अभी का जो कोरोना आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाया कि मैंने खुद 2-3 वीडियो ऐसे देखे थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इटली में एक समुंदर किनारे जहाँ पर रोज़ शिपें आती थी, रोज़ शिपें जाती थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर हुआ करते थे, राइट। तो सिर्फ लोग ही दिखते थे वहाँ पर, इंसान ही। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो किसी का बाहर निकलना बंद हो गया था, तो उस समुंदर पोर्ट के ऊपर कोई भी इंसान नहीं जा सकता था, राइट। तो शांति का, जब से शांति फैल गई थी तो समुंदर के जो प्राणी थे वो सोचे कि ये चहल पहल कैसे बंद हो गई है। तो किनारों पे आके देखते हैं तो कोई इंसान नहीं है, तो वो किनारों से पोर्ट के ऊपर, रोड के ऊपर पेंगुइन्स ने वो सब आ गए थे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो उनका समुंदर तो उनका घर है, लेकिन हमने उसके अंदर घर में घुस के समुंदर में जाके उनके घरों में हमने कब्जा कर लिया, इसीलिए बेचारे वो किनारों पे नहीं आते। राइट। उसी तरह हम जंगल की बात करें तो जंगल कितना बड़ा विशाल हुआ करता था, उसमें बहुत सारे जानवर थे। लेकिन इंसान जड़ी बूटियों की, फ्रूट्स की, लकड़ी की खोज में जब जंगल में जाता है, जंगल काटने लगता है तो जंगल ख़त्म होने लगता है। तो जो जंगल जानवरों का घर था वो भी कम होता जाएगा, तो वो बेचारे और कहीं चले जाने लगेंगे। तो इंसान नहीं होगा पृथ्वी के ऊपर, तो मेरा तो ये मानना है कि पृथ्वी जितनी सुंदर हो सकती है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी फिर। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ की वजह से, हम अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं कि पृथ्वी को हम खराब करते जा रहे हैं डे बाय डे। मेरा ऐसा सोच है ना। अगर हम लोग चाहे तो पृथ्वी को और खूबसूरत बना सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं मूवी में, थिएटर में पिक्चर देखने गए हैं, राइट। आपने कुछ खाना साथ में ले गए हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके गए हैं, तो फैल जाती है, कुछ गिर जाता है नीचे। किसी को जैसे बोलते हैं ना कफ ने आता है, तो वो कोई कोई लोग वहाँ पान की पिचकारी ने छोड़ देते हैं, है ना, मावा खा के। अब इमेजिन करो, आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, तो क्या आप ऐसे ही मुंह में तंबाकू वाला हो वही पिचकारी मारोगे? नहीं मारोगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर भी आप मूवी देख रहे हो टीवी में, तो अपने घर का ख्याल रखते हुए आप उसको ख़राब नहीं कर रहे हो। जबकि थिएटर में जाते हो तो ख़राब करने का हक समझने लग। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए, यहाँ कौन देखने आएगा, है ना। तो ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर हम थिएटर्स को भी घर समझें, okay. So let us continue. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy
cells use chemical reactions to build the copies of their DNA. This creates two copies of DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushes outward not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to the two cells. अभी देखो, what do you mean by reproduction? How organisms copies? Organisms look similar because their body designs are similar. इंसान का लड़का या लड़की हो गए तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर लगता है ना, हाइट, बॉडी, दो हाथ, दो पैर, नाक, है ना. इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर. अगर देखो आपको किसी के घर का नक्शा, घर पसंद आ गया है ना, तो आप उसको बोलोगे आप अपने घर का नक्शा हमको दोगे, आप उसका नक्शा ले जाओगे घर का, तो जहाँ चाहे वहाँ सेम टू सेम, सेम हाइट, सेम विथ, उतनी साइज़ का रूम, उतनी साइज़ का बाथरूम, उतनी साइज़ का गार्डन, उतनी साइज़ का किचन, सेम टू सेम उसके जैसा बना सकते हो आपके पास अगर नक्शा हो तो, राइट. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. Similarly, हम जब इंसान एक कॉपी बनाते हैं अपनी रिप्रोडक्शन में, तो वो ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, वो नक्शा चाहिए होता है हमको, राइट. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of a DNA, deoxyribonucleic acid molecules. तो हमारे सेल के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डीएनए, जिसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. उसके अंदर क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे शरीर की, है ना. और जब वो एक सेल डिवाइड करेगा, राइट, एक सेल में दो सेल बन जाएंगे, राइट, फिर वो सेल ग्रो होता जाएगा, फिर एक में से दो, दो में से चार, ऐसे सेल अलग अलग बनते जाएंगे, अलग अलग सेल से अलग अलग टिश्यू बनेंगे, अलग अलग टिश्यू से अलग ऑर्गन्स बनेंगे, फिर पूरी बॉडी बनेगी. तो ये सारा नक्शा जो है वो डीएनए में मौजूद होता है ना. जैसे आप एक एग्जांपल दूं तो एक सीड ले लो, है ना, नींबू का बीज ले लो या तरबूज का बीज ले लो. तरबूज इतना बड़ा होता है ना, उसका बीज इतना छोटा होता है. अगर आप वो बीज को एक बार खोल दोगे, है ना, फिर आप ज़मीन में डालोगे तो वो नहीं उगेगा. जब तक वो पैक रहेगा, एकदम पैक, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, छुपा हुआ होता है नक्शा. जब वो ज़मीन में जाता है, उसको पानी मिलता है, सनलाइट मिलती है, फर्टिलाइज़र मिलता है, तो वो सीड में से धीरे 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 पूरा तरबूज बाहर आने लगता है ना. तो ये क्या हुआ, एक सेल ने दूसरे सेल की कॉपी बनाई. तो एक तरबूज में कितने सारे बीज होते हैं, तो वो सबके सब जितने बीज हैं वो सबके सब एक एक तरबूज बन सकता है. तो आप नेक्स्ट टाइम जब एक तरबूज खा रहे हो तो सोचना आप एक तरबूज नहीं खा रहे हो, आप पूरा एक जंगल खा रहे हो तरबूज का. क्यों? क्योंकि उसमें जितने सारे सीड्स हैं, सोचो वो सब एक एक तरबूज बनेंगे और हर एक तरबूज के अंदर बहुत सारे सीड्स होंगे. तो मल्टीप्लाई करो इतने सारे तरबूजों को, राइट. दूसरी एक बात कि कोई कोई सीड्स ऐसे होते हैं जिसको हम खा जाते हैं. तरबूज के सीड्स अगर हम आ गए मुंह में तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फेंकना, हम खा भी सकते हैं उसको, राइट. तो जब आप खा रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं एक तरबूज खा रहा हूँ, मैं पूरा जंगल खा रहा हूँ तरबूज का. क्यों? क्योंकि उस एक सीड के अंदर पूरा एक तरबूज बनाने का नक्शा है, छुपा हुआ है ना. The DNA in the cell nucleus is the formation source for making the protein. तो DNA जो होता है वो सोर्स होता है प्रोटीन बनाने का. If the information is changed,
अगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो गई, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, तो अलग किस्म का प्रोटीन बनेगा, एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू द ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो बहुत बहुत कभी कभी हम देखते हैं ना कि माँ बाप की या बेटे बेटी की शक्ल जो है वो एकदम मैच होती है, इसका मतलब कि पूरे के पूरे प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे से कॉपी हुए हैं, कोई ऑल्टरनेशन, कोई चेंज नहीं हुआ। कभी कभी आप बाजू वाले में से कैसे कॉपी करते हो आंसर, तो टीचर होती है तो आप छुप छुप के आंसर देखने की ट्राई करते हो, है ना, तो कुछ क्या लिखा है आपको कभी समझ में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि दूर पड़ी रहती है उसकी बुक। तो देखोगे समझ में नहीं आएगा, फिर अपने हिसाब से वो स्पेलिंग लिख लोगे। अब वहाँ पर कुछ और है और आपने कुछ और लिखा, तो आंसर तो बदल गया ना पूरा। लेकिन टीचर देखेगी तो जब पढ़ेगी दोनों आंसर तो समझेगी कि ये लाइन टू लाइन सेम आ रहा है, लाइन टू लाइन सेम आ रहा है ना। तो ये आंसर इसमें से कॉपी हुआ हुआ है, लेकिन पूरे का पूरा कॉपी नहीं हुआ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज आ गया है। तो जितना चेंज आ गया है वो ऑल्टर्ड हो गया, तो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो पूरी की पूरी सेम टू सेम नहीं बनती, थोड़ी सी उसमें चेंजेस आ जाती है। सो देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए copy. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA, and this creates two copies of the DNA in a reproducing cell. तो एक reproducing cell के अंदर दो DNA की कॉपी बनती है, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड। अब उसको सेपरेट होना पड़ेगा उससे, है ना, फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए in the original cell and simply pushing the other one out would not work। तो दूसरे को बाहर धक्का दे देना सिर्फ ऐसे नहीं बनेगा एक सेल में से दूसरा सेल, बिकॉज द कॉपी पुशेस आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। उस इंफॉर्मेशन को पूरा एक स्ट्रक्चर तो चाहिए होगा ना, है ना, फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस। एक सेल जो होता है उसकी भी एक लाइफ प्रोसेस होती है, उसकी भी एक लाइफ होती है। हमारे बॉडी के अंदर लाखों सेल रोज मर जाते हैं और रोज नए पैदा होते हैं। तभी तो देखो, आप अपने बचपन की फ़ोटो देखो, अभी की फ़ोटो देखो, थोड़े साल बाद आप कैसे दिखोगे। अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे तो 10-15 साल बाद आप कैसे दिखोगे ना, वो भी दिखा देगा, राइट। तो ये सारा मेंटेनेंस प्रोसेस जो जाता है वो डीएनए के अंदर छुपे हुए मॉलिक्यूल केमिकल जो है, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की जो विधि है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो डीएनए कॉपीज सेपरेट ईच विथ इट्स ओन सेल्युलर apparatus and effectively a cell divides to give rise to the two cells. These two cells are of course similar, but they are likely to be absolutely identical. The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. अभी देखो, कभी कभी आप देखते हो ना, किसी के जुड़वा बच्चे हैं, हूबहू 99.9% आपको सब सेम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट, डीएनए कॉपी करने में, राइट। उसका कारण क्या है कि नो बायोकेमिकल रिएक्शंस इज एब्सोल्युटली रिलायबल। As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा कॉपी हो ही नहीं पाता है, हाफ कॉपी हो पाता है, और वो सस्टेन कैसा करना। अभी देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, राइट, और आपके अपने अनुभव ने भी आपको सिखाया है कि जहाँ पर आग जल रही हो या सिगड़ी के गैस के ऊपर कोई बर्तन रखा है और गर्म चीज़ हो रही है तो उसको हाथ से नहीं उठाना है, राइट, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, राइट।
और अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंची है, राइट, आपको बचपन से किसी ने आग क्या होती है दिखाया ही नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आग क्या होती है आपने देखा ही नहीं है, राइट, गैस के ऊपर कुछ चीज़ें गर्म होती है तो कैसे होती है आपको नहीं पता, और कोई बोले वो गर्म चीज़ उठा लो तो आप उठा लोगे, तब क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जानी चाहिए वो कभी कभी पूरी पूरी नहीं हो पाती है, तब वो सेल जो होता है वो कॉप अप नहीं कर पाता है और वो डेथ हो जाती है उसकी, है ना। Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there would still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. अगर ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सेम टू सेम कॉपी नहीं है तो मर ही जाएंगे, नहीं, न्यू कुछ इंफॉर्मेशन लूज होगी उसमें, इतना हर बार इतना खतरनाक नहीं होता है रिजल्ट आउटकम उसका, ठीक है। Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution, as we will discuss in the next chapter. तो डीएनए जितना कॉपी कर सकता है ओरिजिनल में से, तो वो हूबहू ओरिजिनल जैसा दिखेगा, राइट, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज होगा उसमें। और दूसरी बात, हम कभी कभी देखते हैं तो किसी कोई न्यूली बॉर्न बच्चा जो होता है वो, उसकी आँख ठीक नहीं होती है, कान ठीक नहीं होता है, ठीक से चल नहीं पाता है वो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब डीएनए कॉपी प्रोसीजर चल रही थी, राइट, तब वो ठीक से एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो उसकी आँख तो होती है लेकिन वो देख नहीं पाता है, उसके कान तो होता है लेकिन वो ठीक सुन नहीं सकता है, बचपन से कोई ऐसा होता है, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट आप बोलोगे इसके कान तो हैं, आँख तो है, लेकिन वो देख नहीं सकता, होंठ मुंह सब है लेकिन बोल ही नहीं सकता, राइट। सो इसीलिए बोलते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम जब न्यू बॉर्न बेबी होने वाला था तब बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी कभी पिक्चरों में आप देखते हैं कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो बाहर ट्रैफिक में जा रही है, उसको एक्सीडेंट हो गया, राइट, तो बच तो गए लेकिन फिर जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ उसको डिफ़ॉल्ट वाला पैदा हुआ, राइट, ये सब होता है बिकॉज के कॉपिंग ठीक से नहीं हो पाती है तब सेल्स में। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अभी क्या होता है कि वेरिएशन मतलब सिमिलर एकदम नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग होगा, राइट। Populations of organisms fill well defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce. तो हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी एक जगह है इकोसिस्टम में हमारे, राइट, और वो फिट रहने के लिए, उसमें फिट बैठने के लिए उसके अंदर वेरिएशंस आते जाते हैं। अभी मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं कि कोरोना जब आया है, राइट, तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी और मास्क सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। जो नहीं कर पाता, राइट, वो उसमें चपेट में आ जाता है। सेम है कि सिस्टम में जो चेंज आ रहा है उसको हम कॉप अप नहीं कर पाते तो फिर वो जगह हमको खाली कर देनी पड़ती है नेचर में से। The consistency of DNA copying during the reproduction is important for the maintenance of the body design features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of the population of the species. तो पॉपुलेशन जो है स्पीसीज़ की, जैसे इंसानों की है, जैसे बंदरों की है, अभी देखो तो उसके हर एक स्पीसीज़ के अंदर कम से कम ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर सेल के अंदर कि वो अपनी जो प्रजाति है, उसकी जो जाति है, राइट, जैसे इंसान है, बंदर की भी कितनी वेराइटी है ना, कोई काले बंदर होते हैं, कोई ब्राउन बंदर होते हैं, कोई वाइट बंदर होते हैं लेकिन मुंह काला होता है, बहुत सारे हैं ना। तो ये इंफॉर्मेशंस प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन चेंज होते गए, उसकी वजह से उनकी बॉडी ऑल्टर्ड होती गई थी, राइट। So reproduction is therefore linked to the stability of the population of the species. However, niche can
change because of reasons beyond the control of the organisms. Temperatures on the earth can go up or down, water levels can vary, or there could be the meteorite hits. To think of a few examples, तो ये सारे एग्जाम्पल जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं पृथ्वी के ऊपर. If a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by the global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resistance to the heat would survive and grow. Further, variations is thus useful for the survival of the species over time. एक एग्जाम्पल है कि कुछ एक बैक्टीरिया पानी में रहते हैं, वो पानी का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है, इतना गर्म नहीं होता है वो पानी. तो कुछ बैक्टीरिया उसमें बढ़ते जाएंगे. फॉर एग्जांपल मच्छर की बात लेते हैं हम. तो बारिश का सीज़न है, राइट, और पानी रोड के ऊपर भरा हुआ है तो बहुत सारे मच्छर वहाँ पर हो जाते हैं. फिर जब सूरज निकलता है तो कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह पाते हैं, है ना, मर जाते हैं. तो और कुछ मच्छर जो है तो वो सहन करने की कोशिश करते हैं, सहनशीलता अपने अंदर लाते हैं टेम्परेचर के खिलाफ, कैसे भी करते करते, राइट. तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया मर गए वो तो मर ही गए, है ना. वो सिर्फ कुछ टेम्परेचर रेंज में ही अपने आप को रख सकते थे, ऐसे थे. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मर जाएंगे, ऐसा था. लेकिन जो बैक्टीरिया अपने आप को कोशिश करता है, जिद करता है टेम्परेचर के सामने टिकने की, तो उसके प्रोटीन्स चेंज होते जाते हैं. फिर वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो उसका प्रोटीन उससे एडजस्ट हो जाता है कि भाई अभी हाई टेम्परेचर हो गया तो अभी मैं सेल को मरने नहीं देता हूँ, तो रेजिस्टेंस हो गया. अब जब ये बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली नए बैक्टीरिया में हाई टेम्परेचर के सामने सस्टेन होने की शक्ति अपने आप आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पापा जो हैं वो बचपन में बहुत गरीब, आपके दादा गरीब थे, राइट. तो ऑब्वियसली आपके पापा का बचपन जो है वो गरीबी में गुजरा. ओके. फिर आपके पापा को एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो पैसे कमा लूँगा. और आपके पापा जो है वो मेहनत करना शुरू करते हैं, ओवर टाइम करना शुरू करते हैं, और पैसे आते जाते हैं. अभी आप जब पैदा होगे घर में, तो घर में ऑलरेडी पैसे तो थे, है ना, पापा के पास. तो आपका जन्म कहाँ हुआ, गरीबी में हुआ कि अमीरी में हुआ? ऑटोमेटिकली आप जब पैदा हुए तो पापा के पास पैसे थे, तो आपको गरीबी क्या है आपको पता ही नहीं है. लेकिन आपके पापा को पता है. क्यों? क्योंकि आपके दादा के टाइम में गरीबी थी, तो पापा आपके पापा जो लड़ते 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 अमीर होते गए पैसे के लिए, काम करते करते करते, है ना. अब उनके जो, हम लोग जो हैं हमारे पापा के, तो हमको ऑटोमेटिकली पापा के पैसे मिलते हैं, है ना, तो हम बचपन से ही अमीर कहलाते हैं. अगर आप जो है और भी मेहनत करो और भी पापा के पैसे डबल करते जाओ, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उससे भी अमीर आएगी, है ना. तो ये कॉपिंग जो प्रोसेस है, सेल का प्रोसेस जो है एक दूसरे में से इंफॉर्मेशन कॉपी करने का, राइट, अगर सेम टू सेम कॉपी हो गया तो बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ी बहुत फ़र्क रहेगा. लेकिन अगर आधी इंफॉर्मेशन कॉपी हुई या पूरा वेरिएशन ही चेंज हो गया तो स्पीशीज भी चेंज हो जाता है, राइट. तो जब वेरिएशन आएगा तो सर्वाइवल जो है वो बढ़ता जाएगा और वैरायटी भी बढ़ती जाएगी, है ना. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म का मोड्स क्या क्या होता है, राइट. तो एक तो है फिशन, राइट. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के पैटर्न होते हैं, प्रोसेस होते हैं. उसमें से पहला है फिशन. फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर मतलब पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. हम कौन से हैं? मल्टी सेल्युलर. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं,
लेकिन अमीबा, पैरामोशियम, ये सब है, वो सब क्या है, उनकी पूरी बॉडी देखो तो सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है। उनका ब्रेन सेल भी वही है, हार्ट सेल भी वही है, स्टमक सेल भी वही है, सब कुछ वही है, एक ही सेल है, राइट, सिंगल सेल। For unicellular organism, cell division or fission leads to the creation of new individuals, right? Many different patterns of fission have been observed, and many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during the cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during the division can take place in any plane. अभी अमीबा जो है वो एक में से दो अमीबा कैसे बनते हैं ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना, यहाँ पर कि एक बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। सपोज ये न्यूक्लियस था, राइट, ये पूरी बॉडी है अमीबा की, और ये बीच में जो गैप दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, राइट। अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, राइट, ऐसे इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर एक टाइम आएगा जब ये यूं अलग हो जाएगा। अब देखो, ये एक अमीबा बन गया, ये दूसरा अमीबा बन गया। अभी सेम टू सेम अगेन एक अमीबा जो हुआ, एक में से दो हुए, फिर वही दो में से चार और चार में से आठ, ऐसे अलग अलग बनते जाते हैं। इसको बोलते हैं फिशन, एक सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in the Leishmania, which causes the Kala Azar, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fissures occurs in a definite orientation in relation to these structures. Other single cell structure organisms such as the malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further as we show in activity, right। अभी दूसरा जो है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अमीबा जो है वो एनी प्लेन में अगर ऐसा है तो यहाँ से भी दो सेल्स हो सकते हैं, यहाँ से भी दो हो सकते हैं, यहाँ से भी दो हो सकते हैं, यहाँ से भी दो हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक में से दो टुकड़े हो सकते हैं उसके, ठीक है, तभी वो सिमिलर बनेंगे, राइट, ओके। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मतलब एक हिस्सा, टुकड़ा, टुकड़े हो जाना, फ्रैगमेंटेशन, राइट। इसमें क्या है, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These species or fragments grow into the new individuals, and can we work out the reason for this based on what we saw in activity? This is not true for all the multi-organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues, and tissues are organized into organs, which then have to be placed at definite position in the body. In such carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organized is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved for a single cell type if the organism itself consists of many cell types?
The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. अभी फॉर एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये मेरी एक उंगली है, ठीक है, उसके अंदर आप देखो 3 अलग अलग हिस्से हैं, राइट। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा भी अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी अलग हो जाएगा और ये तीनों अपने अपने अपनी अपनी एक एक उंगली खुद को बना लेंगे, राइट। इनकी साइज़ बढ़ते बढ़ते उंगली की हो जाएगी। तो ये जो 3 फ्रेगमेंट हुए थे अब वो 3 इंडिविजुअल उंगलियां बन गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब होता है? जब सिंगल सेल होता है तो। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सेल्स की स्पेसिफिक फंक्शन होता है। देखो हमारी आँख भी सेल से बनी हुई है, नाक भी सेल से बना हुआ है, जीभ भी सेल से बना हुआ है। लेकिन कोई चीज़ खट्टी है या तीखी वो आँख से हमको पता नहीं लगेगी, राइट। हाँ तीखी लगेगी, आँख में मिर्ची डालो तो जलेगी तो पता चल जाएगा ये तीखा है। खट्टा पता चलेगा आँख में डालेंगे तो नहीं, तो उसके लिए पर्टिकुलरली जीभ पे ही रखना पड़ेगा हमको, है ना। तो स्पेशल सेल्स होते हैं जो स्पेशल काम करते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन से पॉसिबल नहीं है। सिंगल सेल वाला है, सिर्फ एक ही टाइप का सेल है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से पॉसिबल है, ठीक है। रीजनरेशन, अभी मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ रीजनरेशन का कि ये मेरी उंगली थी, राइट। जैसे पेड़ होता है, आपने पेड़ के रूट्स नहीं काटे हैं ज़मीन में से, ठीक है। कभी कभी आप क्या करते हो कि पेड़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स करता है, बहुत सारे पत्ते आने लगते हैं तो आप सारे पत्तियाँ काट डालते हो, स्टेम नहीं काटते हो, है ना। तो वो स्टेम में से ही फिर धीरे 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 पतली पतली ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके ऊपर लीव्स आना शुरू हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 वापस जैसा पुराना पेड़ था वैसे ही पूरा शेप आ जाएगा उसका, है ना। तो इसका नाम है रीजनरेशन, सेम टू सेम उसके जैसा जनरेट हो जाना। दूसरी तरह के समझाऊं कि भाई ये मेरी उंगली थी, मैंने इतनी काट दी, है ना, तो नो प्रॉब्लम, ये उंगली आगे बढ़ते 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 वापस पहले जैसी थी ऐसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे रावण था, राम एक सर उड़ा देता था उसका, राइट, तो तुरंत दूसरा सर आ जाता था, रीजनरेशन, राइट। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा एक कृष्णा सर और होना चाहिए कि आज क्लास 8 में सर नहीं आए हैं, राकेश सर नहीं आए हैं, तो मेरा 10th में साइंस का पीरियड है और 8th में राकेश सर का क्लास खाली है, तो मैं एक उंगली काट डालता हूँ अपनी, ठीक है। फिर वो उंगली धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरा कृष्णा सर बन जाएगी। फिर इस कृष्णा सर को बोलूँगा जाओ तुम 8th में और मैं ओरिजिनल जाऊँगा 10th में, समझाने के लिए, ओके। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट जो होते हैं उसको अगर काट दिया जाए तो वो पूरे ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कभी कभी वॉल लिजर्ड, है ना, गरोड़ी जो होती है उसकी पूंछ कट जाती है, कभी दरवाजे में आ जाती है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। अगर रीजनरेशन उसमें होता तो क्या होता, उस पूंछ में से पूरी गरोड़ी बन जाती, राइट। और जिस गरोड़ी की पूंछ कट गई थी उसके सेल्स वापस पूंछ बना देते, तो एक गरोड़ी बॉडी पार्ट कट गया पूंछ वाला, उसमें से एक नई गरोड़ी बन गई, समझाने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो एक हाइड्रा है और एक प्लेनेरिया है, आप उसके कितने भी छोटे 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 टुकड़े कर डालो, वो छोटे छोटे टुकड़े सब इंडिविजुअल हाइड्रा और प्लेनेटेरिया बन सकते हैं, प्लेनेरिया बन सकते हैं।
This is known as regeneration. See figure 8.3. Regeneration is carried out by specialized cells, and these cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become the various cell types and tissues, and this changes takes place in an organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. तो reproduce और regeneration दोनों सेम नहीं है, राइट। यहाँ पर देखो, एक एक स्पीसीज के टुकड़े किए हैं हमने, रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरी, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया के। देखो, एक टुकड़ा किया, 3 टुकड़े किए एक में से, फिर वो तीनों अलग अलग, एक का सर काट दिया, बीच का पेट हो गया और नीचे की टांगें हो गई। तो जो पेट वाला था हिस्सा वो भी पूरा प्लेनेरिया बना, सिर्फ सर वाला हिस्सा था वो भी पूरा प्लेनेरिया, और लास्ट के सिर्फ टांगे काटी थी वो भी पूरा बन गया। बडिंग। Organisms such as Hydra use regenerative cells for the reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. किसी एक ही साइट के ऊपर रिपीटेटिव सेल्स डेवलप होने लगते हैं और वहाँ पर एक बड जनरेट होने लगता है, और उसमें से फिर पूरा स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे समझाने के लिए दे रहा हूँ कि किसी को यहाँ पर एक मस्सा हो गया, वो मस्सा धीरे 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 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और पूरी एक बॉडी बन गया, फिर उसमें से अलग हो गया। तो एक इंसान में से दूसरा इंसान एक मस्से में से बन गया, है ना। एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, वास्तव में ऐसा नहीं। सो बडिंग क्या होता है कि आपने आलू देखे होंगे, आलू जब हम बहुत दिनों तक काटते नहीं, घर में ऐसे ही रख देते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक साइड्स के ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स आने लग जाते हैं, आउट ग्रोथ निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ एन पोटैटो, है ना। वो कहीं एक साइड के ऊपर वो सेल्स मल्टीप्लाई शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसको काट के ज़मीन में डाल दो तो उसमें से भी बटेका बन जाएगा, राइट। These birds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become the new independent individual। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक यहाँ से थोड़ा सा ग्रोथ होना शुरू हुआ, ये थोड़ा और बढ़ गया और फिर उसमें से पूरी की पूरी बॉडी बन गई। कैसी बन गई? हाँ, ओरिजिनल के जैसी। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition। देखो, कोई कोई प्लांट जो होता है ना वो रूट में से डेवलप होता है, कोई कोई स्टेम में से डेवलप होता है, और कोई कोई पत्तियों में से, लीव्स में से डेवलप होता है एक नया पूरा प्लांट, राइट। एक स्पेसिफिक कंडीशंस अगर उसको मिलेगी तो। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये सिर्फ प्लांट में ही ज़्यादा पॉसिबल है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन द मेथड सच एज द लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अभी देखो, आपके घर में एक गुलाब उगा है तो आप उसकी टहनी काट लो और उसको ज़मीन में डाल दो तो फिर वो भी एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर उसकी टहनी काट लो और बाजू में उगा दो तो फिर एक प्लांट बन जाएगा। तो एक गुलाब में से एक झाड़ और एक झाड़ में से दूसरा, और ऐसे बहुत सारे हम उगाते जाते हैं, राइट। Plants raised by vegetative propagation can bear the flowers and fruits earlier than those produced from the seeds। जो सीड में से बनते हैं ज़्यादातर, राइट। सी प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करते हैं उसके अंदर फ्लावर्स भी आते हैं, राइट, और फ्रूट्स भी आते हैं, अर्लियर, जल्दी आ जाते हैं। देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, जो बीज में से बनाते हैं उसमें
टाइम लगता है फ्लावर और फ्रूट आने में, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होते हैं वो जल्दी उसमें फूल और फ्रूट्स आने लग जाते हैं. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, and jasmine that have lost the capacity to produce the seeds. तो बनाना का सीड आपने देखा है कभी? नहीं देखा ना? हाँ. तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अच्छी तरह हो सकता है ग्रो. Another advantage of vegetative propagation is that all the plants produced are genetically similar in enough to the parent plant to have all its characteristics. तो एक ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर प्लांट बने तो इसकी शक्यता ये है कि वो पूरे का पूरा पेरेंट के जैसा ही बनेगा. Similarly, buds produced in the notches along the leaf margins of Bryophyllum fall on the soil and develop into the new plants. तो ये एक ब्रायोफिलियम का प्लांट है जिसमें किनारी के ऊपर ऐसे बड्स होते हैं लीफ के ऊपर, फिर ये धड़ाम से नीचे सॉइल में गिर जाते हैं और जब इसके ऊपर मिट्टी ने सनलाइट ने पड़े तो ये पूरा एक नया प्लांट बन सकता है. राइट. सो दिस इज़ हाउ फ्रॉम लीफ क्रायोफिलियम का प्लांट नया प्लांट बनता है. राइट. दिस इज टिश्यू कल्चर और उसमें एक आता है स्पोर फॉर्मेशन. राइट. और कितना है इसमें? स्पोर फॉर्मेशन के बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये सारे जितने थे ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे. ठीक है. तो दिस वन इज द लास्ट वन, स्पोर फॉर्मेशन. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that develop on the bread in activity 8.2 are the hyphae of the bread mold, rhizopus. Now they are not the reproductive parts, वो reproductive part नहीं है. On the other hand, the tiny blob on a stick structures are involved in the reproduction, and the blobs are sporangia, which contains the cells or spores that can eventually develop into the new rhizospores into individuals. 8.6 figure. The spores are covered by the thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual, and this is known as asexual reproduction. तो यहाँ पर देखो ब्रेड को अगर भिगो के रखते हैं तो उसके ऊपर राइजोपस जो हो जाता है ना, तो इसके ऊपर के जो स्पोर्स होते हैं, राइट, उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से फिर नए राइजोपस बनेंगे. राइट. तो इसमें से अभी तक हमने जितने देखे, स्पोर फॉर्मेशन देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, बडिंग देखा. राइट. और क्या क्या था? बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन. ये सारे रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल में से दूसरे इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है. दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती. मम्मी और पापा दो की ज़रूरत नहीं है. मम्मी में से ही बन सकते हैं या अकेले पापा से ही बन सकते हैं. राइट. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज asexual reproduction. Tomorrow we are going to learn about sexual reproduction in which two parents are required. Okay. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.